हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित सर, बायोलॉजी का टीचर, इग्नाइट क्लासेस की तरफ से आप लोग के लिए एक और नया चैप्टर का वीडियो जो है कि लेकर के आया हुआ हूँ विद इन 10 मिनट्स। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें और एग्जाम से पहले जो है कि कम से कम एक बार जरूर देख लें कि ताकि पूरे चैप्टर का आप लोग को क्विक रिवीजन मिल जाए। जैसा कि चैप्टर आप लोग हमारे पीछे स्क्रीन पर जो है कि देख करके समझ ही गए होंगे कि चैप्टर का क्या नाम है, आवर इन्वायरमेंट। तो चलिए बिना देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि इन्वायरमेंट क्या है। देखिए, जहाँ कहीं भी आप बैठते हैं, जहाँ कहीं भी लोकेलिटी में रहते हैं, उसके चारों ओर का पूरा जो स्पेस है वो इकट्ठे बोला जा सकता है कि वो आपका इन्वायरमेंट है। अगर यदि आसान भाषा में, अगर यदि साइंटिफिक टर्म में बोला जाए तो ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ड जहाँ कहीं भी हम रहते हैं वही इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है ना। इन्वायरमेंट में दोनों तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है फिजिकल सराउंडिंग, एक आ जाता है बायोलॉजिकल सराउंडिंग। फिजिकल सराउंडिंग में आपका एयर, वाटर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी और बायोलॉजिकल सराउंडिंग में आपके ऑर्गेनिज्म वगैरह जो भी लिविंग चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आ जाएंगी। अब बात आती है वेस्ट सब्सटेंसेस की। तो देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में दो तरीके के वेस्ट सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? ऐसे वेस्ट जो कि नेचुरल तरीके से, बायोलॉजिकल मेथड से अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएं। ज़्यादातर एनिमल और प्लांट से निकलने वाले जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो सब के सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि जनरली नेचर के द्वारा या बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जनरली ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, लंबे टाइम तक नेचर में बने रहते हैं। जैसे कि डीडीटी है, प्लास्टिक है, ये सब चीज़ें होंगे। इसके बाद से नंबर आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में एग्रीगेट होकर के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोला जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले टेंसले ने किया था। और जैसे एग्जांपल के तौर पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, ये हो गए। अब आता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बेसिकली आपके दो तरीके के कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट आ जाते हैं जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, ये सब। बायोटिक में लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जितने भी प्लांट्स है, एनिमल है, वो सब के सब। अगेन बायोटिक कंपोनेंट में भी आपकी तीन कैटेगरीज बन जाती हैं। एक बन जाता है प्रोड्यूसर का, दूसरा बन जाता है कंज्यूमर का और तीसरा बन जाता है डिकम्पोजर का। अब बात करते हैं इकोसिस्टम के टाइप। तो देखिए, इकोसिस्टम आपके दो टाइप के बेसिकली ब्रॉड लेवल पर अगर देखा जाए तो हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? जिसको नेचर गवर्न करती है, अपने आप जो है कि बना हुआ हो। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम उसको आदमी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। चलिए, अब आता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन एक सीरीज होता है, सीरीज ऑफ ईटिंग पैटर्न, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। तो अगर यदि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाए और इस तरीके से हम एक सीरीज जो है कि इस तरीके से बनाए तो आपको दिखेगा कि यह एक पैटर्न तैयार हो गया है। यही पैटर्न कहलाता है फूड चेन। मतलब फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ईटिंग पैटर्न। ठीक है ना, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, ठीक है ना, अपनी भूख मिटाने के लिए। तो यही क्या है? फूड चेन है। चलिए, फूड चेन जो है स्पेशली यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी को दिखाता है, जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि जो फूड है या फूड की एनर्जी जो है वह यूनिडायरेक्शन में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक। इसके बाद से आता है ट्रॉफिक लेवल। देखिए, फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनका ईटिंग पैटर्न का जो लेवल है यही कहलाता है ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि इंसेक्ट है, फ्रॉग है, ये सब है, ये सब के सब ट्रॉफिक लेवल को ही डिनोट करते हैं, जिसको कि यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा अगला नंबर आता है फूड वेब का। देखिए, नेचर में जो जनरली फूड चेन्स हैं वो सीधे सीधे बहुत कम पाई जाती हैं। डिफरेंट टाइप की फूड चेन्स आपस में एग्रीगेट करके एक वेब जैसा स्ट्रक्चर, जाल जैसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिनको बोला जाता है फूड वेब, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसके बाद से आता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। तो देखिए, फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर का जो मेथड अभी भी बताया गया है यूनिडायरेक्शनल होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि ग्रीन प्लांट्स हैं वो एनर्जी को ट्रैप करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और देन इन प्रोड्यूसर्स को जो भी एनिमल्स हैं यानी कि कंज्यूमर्स हैं वो खाते हैं। और इस प्रकार से सन की जो सोलर एनर्जी है जो कि ग्रीन प्लांट में आती है, देन यहाँ से होकर के एनिमल्स में ट्रांसफर होती हुई आगे की तरफ चली जाती है। एनर्जी के ट्रांसफर से रिलेटेड एक लॉ दिया गया है जिसको बोला जाता है 10% लॉ। ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ 10% ही होता है। ठीक है ना। बाकी 90% एनर्जी इस ट्रॉपिक लेवल पर यूज कर ली जाती है, कुछ अमाउंट में वेस्ट हो जाती है। इसके बाद से आता है इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी ऑन द इकोसिस्टम। आदमी की एक्टिविटी से इकोसिस्टम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। स्पेशल इफेक्ट पड़ता है पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन आप जानते हैं कई सारी वैरायटी का होता है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन।
इसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोसिस्टम लगातार डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं और इनकी वजह से जो एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, उनके हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। धीरे धीरे एनिमल और प्लांट के एक्सटिंक्शन की कंडीशन आ गई है। सबसे ज्यादा जो है असर जो है कि फूड चेन्स पर देखने को मिला है। आदमी के द्वारा यूज किए जाने वाले जो कुछ भी हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं वह धीरे धीरे हमारे इकोसिस्टम का, धीरे धीरे हमारे फूड चेन का पार्ट बनते जा रहे हैं और ये वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे फूड चेन में जमा होते होते एनिमल्स की बॉडी में भी, एनिमल के टिश्यू में भी स्टोर होते जा रहे हैं, जिस प्रोसेस को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है ना। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सबसे टॉप जो लेवल पे आपके कंज्यूमर्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद से नंबर आता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जैसा कि आप जानते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में एक नेचुरल ब्लैंकेट जो है कि पाया जाता है ओजोन गैस का, जो कि सन से आने वाली हार्मफुल रेज को फिल्टर करती है और अर्थ की और हम लोग की सुरक्षा करती है सन की हार्मफुल रेज से। अगर ये ओजोन लेयर टूटेगी तो सन से आने वाली जो भी हार्मफुल रेज है डायरेक्ट अर्थ पर पहुंचेंगे। फिर क्या होगा, फिर डैमेजेस होंगे, तमाम इस तरीके की दिक्कतें आएंगी। और सबसे ज्यादा ओजोन लेयर को तोड़ने वाली कौन सी गैस होती है, सबसे ज्यादा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि स्पेशली रेफ्रिजरेटर से, इसके अलावा AC वगैरह इन सबसे जो है कि रिलीज होती है और रिलीज होने के बाद से ओजोन लेयर को तोड़ने का काम करती है। इसके बाद से जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसको मैनेज कैसे करें, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। इसमें हम इस पॉइंट का डिस्कशन करेंगे कि जो भी गार्बेज, कूड़ा कचरा हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मैनेज कैसे करें कि वो नेचर को लेस जो है कि नुकसान पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए ही मत। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग 3R का इस्तेमाल करते हैं। 3R जिसमें होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। इन तीनों ही मेथड्स के जरिए हम जो है कि जो भी गार्बेज प्रोड्यूस होता है उसको जो है कि काफी हद तक जो है कि उसके हार्मफुल इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ चैप्टर आपका फिनिश हो जा रहा है। एग्जाम से पहले इस वीडियो को अगर यदि आप देखते हैं तो आप लोग को पूरे चैप्टर की जो है कि एक क्विक रिव्यू मिल जाएगा, क्विकली रिवीजन हो जाएगा और निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने से आपको एग्जाम में फायदा होगा। ओके, थैंक्स।